Hello friends, welcome to Nandeep Academy. My name is Mohit Sawant. You just have concluded your UPSC Prelims 2026 economy test, okay, in your UPSC Prelims test series. So उस टेस्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं and we had 100 questions in that particular test and that is we cannot say it is a sectional test because all of the topics from ranging from national income accounting to external sector are included in this test. Okay, तो क्विकली हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और डिस्कशन करते हैं. सी यहाँ पे टेस्ट का डिस्कशन करने का मेरा पर्पस जो है दैट इज नॉट लाइक कि आई विल गिव यू द आंसर्स. अगर आप देखोगे तो आंसर्स ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चंस पे मार्क करके लिए हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज हियर यू ऑलरेडी हैव द आंसर की एंड यू ऑलरेडी हैव गिवन द टेस्ट. द पर्पस इज टू हाउ टू सॉल्व द MCQ. If we have any particular MCQ, then how we can deal with that MCQ, what areas to focus, what extreme keywords we need to focus on that MCQ, that should be our focus. Okay, ये एक चीज हो गई. दूसरी चीज इस डिस्कशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि मैं आपको कैटेगरीज भी डिफाइन करूंगा. यानी जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई पेपर सॉल्व करते हैं 100 क्वेश्चंस, तो उस वक्त आपको कैटेगरीज भी क्वेश्चंस की डिफाइन करनी होती है व्हाइल सॉल्विंग दैट MCQ. जैसे कि अगर आप देखोगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे साइड में मैंने लिखा है ई का मतलब होता है इट इज अ इजियर वाला कैटेगरी. तो अगर आपके लिए क्वेश्चन इजी है तो इट इज लाइक अ कंपल्शन ऑन योर साइड दैट यू हैव टू डील विद दैट क्वेश्चन. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव यू हैव और नो अदर चॉइस यू हैव. ओके, तो ऐसी कैटेगरीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे अभी पिछले संडे ही इस टेस्ट में, जितने भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे 100, 90, 80, 70 जो कुछ भी है, तो उनमें से कौन से क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हम लोग डील कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस हम लोग स्किप भी कर सकते हैं. ओके, यस, you heard me very correct. You don't have to attempt all the 100 questions. Okay, एक्चुअल एग्जाम में भी आप 100 अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कुछ जरूर होते हैं जो हर कोई अटेम्प्ट करेगा तो आपको वो अटेम्प्ट करने ही है. एंड दैट डिफरेंशिएशन यू मे नीड टू अंडरस्टैंड विद इन दोज 2 hours. ये हमें प्रैक्टिस डेवलप करनी है. तो इस डिस्कशन सेशन का ये पर्पस होगा, सेकंड पर्पस. एंड द थर्ड पर्पस इज यू जस्ट फॉलो द SOP व्हाइल आई एम डीलिंग विद द क्वेश्चन. यानी मैं कौन से स्टेटमेंट पहले रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और कौन से स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में एज्यूम कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में लीव कर रहा हूँ, ये भी समझना जरूरी है. ओके, तो ये प्रोसेस समझ लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन डिस्कशन करना is not giving you the explanation because you have now all sorts of AI with you. You have the explanation sheet with you. यहाँ पे क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, आई होप यू गेट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वेरी मच क्लियर. So stay with me till the end of the session and it will be very fun and I guarantee you that this will be a game changer video in your MCQ solving techniques. Okay, right? So let's start and develop the MCQ solving technique. Okay, तो यहाँ पे concept discuss तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं हम लोग because this is not the economy वाला discussion session. Okay, चलो, तो क्या दिया है with reference to the goals of India's 5-year plans. तो यहाँ पे see goals of India's 5-year plan. see मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि you just focus on the highlighting कि मैं कौन से keywords यहाँ पे highlight करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, गोल्स के बारे में पूछा है तो ग्रोथ इंप्लाइज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो आई डू व्हाट, आई जस्ट होल्ड दिस सेंटेंस. जो इजी सेंटेंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मॉडर्नाइजेशन रेफर्स ओनली टू द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी. ओके, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना है क्या? सो आई गेट दिस एक्सट्रीम एंड वाला कीवर्ड हियर. ओके, तो एक्सट्रीम एंड वाला कीवर्ड है तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है. मॉडर्नाइजेशन का मतलब गवर्नेंस में इंप्रूव हो सकता है, वेलफेयर स्टेट अप्रोच हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है. ओके, ग्रीन हाउस पे वर्क करना हो सकता है एंड मेनी मोर. ओके, ये मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट हो सकता है या फिर इम्पैक्ट हो सकता है. तो इसीलिए ओनली वन एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट इज नॉट करेक्ट. सो आई वुड से कि दिस इज इनकरेक्ट एंड इफ दिस इज इनकरेक्ट देन आई विल गो टू द आंसर. तो ये कैंसिल आउट हो रहा है मेरा सेकंड की वजह से, ये कैंसिल आउट हो रहा है सेकंड की वजह से एंड दिस इज वेटिंग कैंसल्ड. सो नाउ आई रिमेन विद दिस ओनली. सो सी हियर आई डोंट हैव टू रीड द थर्ड स्टेटमेंट इटसेल्फ. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना. तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया ये समझ लीजिए. तो इसीलिए
दिस वे यू कैन डील, यू कुड हैव डेल्ड दिस क्वेश्चन। इससे आपका टाइम भी कम बचता, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है, और आपको क्या होगा, you will be confident enough to solve the next question. Okay, so I won't be reading this कि ये कैसे सही है कैसे गलत है. Okay, so अब जैसे मैंने कहा शुरू में ही आपको कि MCQ टेक्निक यहाँ डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है. So this is your question number 1. Now see the question number 2 कि यहाँ पे क्या दिया है. Again this is a easy, I would say it is a easy वाला question, easy category का question है. You mark, if you have this question paper with you, you mark the category in this particular question, then you overall calculate कि out of 100 how many questions are easy. Okay, मैंने 1 to 50 मार्क करके दिया है यहाँ पे, 51 to 100 आपको मार्क करना है according to your ability. Okay, so that it will be what we can say beneficial for you. ठीक है, तो देखते हैं सेकंड में क्या है कि सर क्या दिया है कि above features are associated with which of the following? Classification of industries into 3 categories, dominant role of public sector, regulation of private sector. तो ये तो सब कुछ हमें दिखता है 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हम जिसे हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनके ये फीचर्स दिखते हैं. सो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड वेरी इजी वन. हम लोग रेगुलर इकोनॉमी के बुक्स में भी जो पढ़ते हैं वो हमें पता है, इससे भी आपको समझ में आ जाता था. इससे एग्जैक्टली अपोजिट थी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की. ओके, क्लियर. चलो, देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. क्या दिया है, ये क्वेश्चन जरा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इसे मीडियम कैटेगरी में रखा है, इजी कैटेगरी में नहीं है. वी हैव 3 कैटेगरी, ई फॉर इजी, एम फॉर मीडियम एंड टी फॉर टफ. ओके, ये 3 कैटेगरीज हमें है. मीडियम मैंने रखने का रीजन बस इतना ही है कि अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आपको पूछा है कि एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है. ओके, तो एक्सपांशन, इस स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था बच्चों को, एक्सपांशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया रादर देन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट. तो कल्टिवेटेड एरिया का एक्सपांशन हुआ है या नहीं हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ओके, रादर देन प्रोडक्टिविटी. यस, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका. ठीक है, व्हाई? बिकॉज एरिया बड़ा हुआ था, लेकिन वहां पे प्रोडक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी. ओके, सो दिस इज करेक्ट. और एक इसके एग्जैक्टली अपोजिट लगता था ग्रीन रेवोल्यूशन में, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त 1966 में एरिया कम हो चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया था, इफिशिएंसी इंप्रूव हो गई थी. राइट, सो this is correct statement. I will write commercialization improved the food security for Indian peasants. तो इंडियन पीजेंट्स के लिए तो नहीं है फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली कमर्शियलाइजेशन हुआ है डेफिनेटली, बट इंडियन पीजेंट के लिए फूड सिक्योरिटी नहीं है. जमींदारी सिस्टम वीकन द इंसेंटिव्स ऑफ, क्या दिया है हमें, कल्टीवेटर्स टू इन्वेस्ट इन द लैंड इंप्रूवमेंट. दैट इज करेक्ट कि जमींदारी सिस्टम ने कल्टीवेटर्स को लैंड इंप्रूवमेंट करने के लिए इंसेंटिव्स कम कर दिए थे. दैट इज आल्सो करेक्ट. ओके, सो आंसर इज ए हियर. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. व्हाई आई हैव नॉट मार्क्ड सेकंड इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे भी वही लॉजिक था कि अगर सेकंड इनकरेक्ट है तो यू डोंट हैव टू रीड द थर्ड वन, तो इसीलिए ये कैंसिल कर सकते थे आप. ओके, ये कैंसिल, तो बी सी डी कैंसिल हो सकता था एंड ए वाज योर आंसर. ठीक है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपके आंसर की में शायद ए आंसर दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज डी हियर. ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट पता है हमें 2.1 है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट. दैट इज दिस इज द टोटल फर्टिलिटी रेट. एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू अ वुमन हैव एट द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज. कितना होता है चाइल्ड बियरिंग एज? 15 to 49. ये यहाँ पे मैंने दिया है. दिस वाज द फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी इजी वन. ये भी इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है आपका. ठीक है, देन with reference to economic systems, 3 fundamental economic problems. तो कौन से प्रॉब्लम्स है? आपको अलग अलग इकोनॉमीज दी गई है और उनके प्रॉब्लम. आई हैड केप्ट दिस इनटू द मीडियम कैटेगरी बिकॉज दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. तो क्या रीड कर रहा हूं मैं? सी हाउ आई हैव हाईलाइटेड द कीवर्ड इन मार्केट इकोनॉमी, द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हाउ एंड whom प्राइमरी रिजल्ट थ्रू प्राइस सिग्नल एंड प्रॉफिट इंसेंटिव्स. तो मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ये हमें सबको पता है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. In command economy, ownership of a land and capital rest with the private individuals. तो obviously command economy है तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ये नहीं होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड अगेन विद द सेम लॉजिक, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, एंड यू डायरेक्टली गेट द आंसर. यू डोंट नीड टू गो फॉर अ थर्ड वन. क्लियर है? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. देन
Let's move to the next one. Consider the following statement regarding classification of goods in macroeconomy. ये भी मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है. This is also we can say टफ वन. टफ नहीं लेकिन कंसेप्चुअल है, इसीलिए मीडियम में रखा है मैंने कि अ गुड, क्योंकि ये एन मोमेंट पे ऐसा कौन सा गुड है जो कैपिटल गुड की तरह भी काम करेगा और कंजम्पशन गुड की तरह भी काम करेगा साइमल्टेनियसली. तो इसका एग्जांपल बेसिक कंप्यूटर लैपटॉप जो आपका होता है कि जब उस पे लेट्स से ये पीपीटी बनाने की जरूरत होगी तो आई विल हैव अ यूज्ड एज अ कैपिटल गुड, और जब मुझे बोर हो रहा है, मुझे मूवी देखने की जरूरत होगी, तब भी मैं लैपटॉप का ही या फिर उस कंप्यूटर का ही यूज करूंगा. सो देन दैट बिकम्स माय कंजम्पशन गुड. तो ये इसीलिए कंप्यूटर इज द एग्जांपल एंड दिस इज करेक्ट. ओके, लेकिन ये उस वक्त थोड़ा सूझना डिफिकल्ट डेफिनेटली है. ओके, इंटरमीडिएटरी गुड्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन वेदर दे आर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल. तो बेसिकली जो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, तो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल ये कौन से गुड की कैटेगरी होती है? एंड गुड्स की या फिर जो कंज्यूमर गुड है उनकी कैटेगराइजेशन होगा. इंटरमीडिएटरी गुड तो यूज होता ही है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी हम लोग चेक नहीं करते हैं. राइट. ओके, सी यहाँ पे ये तीन गुड्स आपको पता होनी चाहिए. एक तो हो गया आपका कैपिटल गुड, दूसरा हो गया इंटरमीडिएटरी गुड और तीसरा हो गया कंज्यूमर गुड्स. ओके, तो ये तीनों गुड मैंने मेरे पीपीटीज में ऑलरेडी आपसे सर्कुलेट कर दी है. सो इफ गो एंड वॉच दैट. ओके, द डिस्टिंग्विश क्राइटेरिया बिटवीन इंटरमीडिएट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन. करेक्ट है, ये करेक्ट है. ओके, सो यहाँ पे again second statement is wrong, and second wrong है तो again with the same principle you have this two remaining and we get this answer particularly. Okay, right. So that next, with reference to investment and capital formation, consider the following statement. क्या दिया है आपको? Gross investment refers to that part of GDP which consists of physical capital. तो gross investment में physical capital तो होता ही है सर, ठीक है, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसे टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल भी होता है. ओके, तो ये तो सही है. डिप्रिसिएशन, सी फिर भी मुझे क्या लग रहा है कि सर आई डोंट नो दिस, सो इफ आई डोंट नो दिस देन व्हाट शुड आई डू? तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट लीव दिस एंड आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. तो डिप्रिसिएशन रिप्रेजेंट द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट. तो मार्केट वैल्यू कम होने से नहीं होता है डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन क्यों होता है? फॉर दी वियर एंड टियर. जीडीपी में हम लोगों ने देखा था, तो इसीलिए ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज अ रॉन्ग, एंड इफ दिस इज अ रॉन्ग विद द सेम लॉजिक अगेन आई विल गेट द आंसर हियर. ठीक है, ओके, क्लियर है. तो प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. कंसेप्ट्स अगर आपकी क्लियर होंगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस डील हो सकते थे. ठीक है. देन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ ये तो बहुत ही इजी है, या फिर इसे मीडियम कैटेगरी में रखेंगे. नो एक्सटर्नल सेक्टर, यानी इसके बारे में पूछा है कि नो गवर्नमेंट नो एक्सटर्नल सेक्टर, यानी जो एंशिएंट पीरियड में इकोनॉमी थी तो उस वक्त क्या होता था? तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यही डिस्कशन था. यानी हमारी जो सेविंग्स हम लोग करते थे ये एक तो कंजम्पशन पे यूटिलाइज होती थी या फिर इन्वेस्टमेंट पे यूटिलाइज होती थी, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का कोई रेफरेंस नहीं था एंशिएंट टाइम में जब एग्रीकल्चर था उस वक्त. ओके, उसका डिस्कशन है, तो इसीलिए यहाँ पे सी इज द आंसर वी हैव. लेकिन फिर भी स्टिल इफ यू कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई नो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे या फिर होल्ड कर सकते थे. ओके, दैट इज फॉर श्योर. देन 9th, which is correctly explained GDP. तो GDP is the sum of all intermediary, यहां दिया है आपको, all intermediary and final goods produced in the economy. Okay, तो जैसे किसकी पे मैंने हाईलाइट किया है, देखिए. सो जीडीपी की डेफिनेशन वो यहाँ पे दी हुई सेकेंड, तो ये तो सही हो सकती है. ओके, इंक्लूडिंग इंपोर्टेड गुड, दिस इज रॉन्ग क्योंकि जीडीपी में हम लोग इंपोर्टेड गुड नहीं लेते हैं, सो बी इज रॉन्ग. समिंग ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, दिस इज रॉन्ग. फाइनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्राइवेट तीनों लेते हैं, तो और ये स्टेटमेंट सही है. दैट इज जीडीपी बाय जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन. तो 4th इज द आंसर हियर. ठीक है, ये आई हैव केप्ट इट इनटू इजी कैटेगरी. 10th, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इस पे क्या हो सकता है? सी अगेन हाईलाइट द, ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है? तो कैपिटल बाय जीडीपी. तो जितना कैपिटल ज्यादा है उतना ये रेशो ज्यादा होगा. ओके, और जितना कैपिटल ज्यादा उतना जीडीपी कम, उतना ये रेशो ज्यादा, तो इसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी. यस और नो? राइट.
और जितना कैपिटल कम है, जीडीपी ज्यादा है, तो इफिशिएंसी ज्यादा है। तो इफ दिस रेशियो इज लेस देन द इफिशिएंसी इज मोर, इफ दिस रेशियो इज मोर देन दिस इफिशिएंसी इज लेस। ओके, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ओके, एंड इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड वाला कीवर्ड है, तो अगर आपको ये भी नहीं पता होगा तो ये सिंपल लॉजिकली आप डिडक्ट कर सकते थे, दिस इज रॉन्ग, तो एटलीस्ट एक तो कैंसिल आउट होता था आपका, एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट हियर। ठीक है, राइट। तो IOCR क्या होता है ये आपको बता दिया मैंने। ओके, सिंपल इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो। देन दिस इज मीडियम टू डिफिकल्ट फॉर टू रीजन। ये असर्शन रीजनिंग वाले दो रीजन की वजह से मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में जाते हैं कि इवन दो दिस स्टेटमेंट इज सिंपल, क्वेश्चन इज सिंपल, बट स्टिल इट इज अ लेंथियर वन एंड वी गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वेदर इट इज अ रीजन और नॉट। तो एक यहाँ पे सिंपल ट्रिक में बताता हूं, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि दिस रीजन इज राइट। ओके, सो इफ you just have to deduct कि whether this statement और this statement, दोनों स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, बस ये डिडक्ट कीजिए। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट आपको लगता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, देन माय रिक्वेस्ट वुड बी कि गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, कि ओके ऑप्शन नंबर ए पे आपको जाना है, दैट इज द चॉइस वी हैव। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। राइट, क्या बताया मैंने, इफ दीज इंडिविजुअल्स आर राइट, तो मैक्सिमम टाइम, सी ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है कि सर ये होगा ही, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी। इफ दिस टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन यू मार्क द ए वाला ऑप्शन। ठीक है, राइट। सो हियर ए इज द चॉइस वी हैव। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, रीर के बारे में पूछा है आपको। रीर हमें क्या बताता है, RER, दैट टेल्स अस द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस वी हैव। ओके, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में आपको दिया है अ फॉल इन द रीर एक्सचेंज इंडेक्स नेसेसरी इंप्लाइज अ हायर इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बिल्कुल भी नहीं, इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में है, तो दो कौन से सही है, तो दीज टू आर करेक्ट, ये गलत है, क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट इंडेक्स नेसेसरी इंप्लाइज हायर इन्फ्लेशन। तो अगर रीर आपके इकोनॉमी में ज्यादा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके एक्सचेंज रेट जो है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है, नीर की बात कर रहा हूं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये आपके हायर हो सकते हैं, इसीलिए भी आपका रीर कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, उस पर भी डिपेंड है। तो इसीलिए सिर्फ इन्फ्लेशन पे ही डिपेंड है ऐसा नहीं है, इसीलिए दिस इज रॉन्ग। अदर टू आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ रीर, सो आंसर इज बी हियर। ठीक है, देन मैच द इंडेक्स, ये तो बहुत ही सिंपल है। जीडीपी डिफ्लेटर पता है आपको, तो जीडीपी डिफ्लेटर डेफिनेटली इट एक्सक्लूड द इंपोर्ट, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, सो इट इज अ जीडीपी डिफ्लेटर, तो ऑब्वियसली इट विल एलिमिनेट द एक्सपोर्ट। ओके, देन रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल इन्फ्लेशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो सही है, यानी इसका A1A ये करेक्ट है। देन B2B ये भी करेक्ट है। ओके, यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सीपीआई डेफिनेटली इट विल हैव अ अफेक्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन A एंड B हियर, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। देन इस पे डिस्कशन है, देखो कि एक्सक्लूड सर्विसेज, WPI ऑब्वियसली एक्सक्लूड सर्विसेज, दैट वी नो, कैप्चर प्राइसेस चेंजेस एट द होलसेल लेवल, तो ये भी सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी दिस वन। ओके, फर्स्ट वन यहाँ पे। ओके, अगर आपके आंसर की में सेकंड होगा तो मार्क इट एज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज द राइट आंसर हियर। ओके, ये ज्यादा कंसेप्चुअल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, ये पता है हमें सीपीआई और WPI के बारे में। अगेन असर्शन रीजनिंग, देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देयर आर एक्सेप्शनल्स आल्सो, कि असर्शन रीजनिंग के अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके, तो मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ए आंसर की, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोनों देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जब कभी भी आपका कंफ्यूजन है उस वक्त आपको ए मार्क करना है, लेकिन अगर आप दोनों स्टेटमेंट रीड करोगे तो आप देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट का डायरेक्टली रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर डिफरेंट स्टेटमेंट है तो वो समझ में आ जाते हैं, और फिर वो अगर समझ में आ रहे हैं तो यू कैन मार्क द B1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। देन द नेक्स्ट वन, सीनियर एज क्या होता है, तो सीनियर एज हमें पता है, सीनियर एज इज जितना मनी प्रिंट करता है आरबीआई, उतना मनी प्रिंटिंग के वक्त जो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंशिएशन होता है, उतना पैसा गवर्नमेंट को मिलता है।
that is seniorage basically. But still I had kept it with the medium to tough category. Why? Because it is difficult बहुत बार कि seniorage is identical to revenue earned through the direct taxes, ये नहीं पता है हमें, ठीक है। तो ये identical to the revenue earned with the direct taxes, definitely it is wrong statement, okay। तो it is wrong statement, तो फिर ये तो cancel ही out हो जाता है। interest earned on reserve held by commercial bank with the central bank, ये भी seniorage नहीं होता है, तो ये दो तो कैंसिल हो रहे हैं। तो वी गेट द आंसर कि ज्यादा से ज्यादा ए और बी हो सकता है, बट देन वील गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू बिकॉज करेंसी नोट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ द मटेरियल यूज। ये तो सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ये दो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता था। एंड इफ यू गेट द कंफ्यूजन, सो अगेन आई विल गिव यू वन सॉल्यूशन हियर कि इफ यू गेट कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी, तो माय सजेशन वुड बी यू शुड मार्क बी हियर, ठीक है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि बी वुड बी मेनियर टाइम बी वुड बी करेक्ट आंसर, ओके राइट। यहाँ पे लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके। ये ट्राई करके देखना है, प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, ओके राइट। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। इफ यू नो द फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे ये इजी दिया है, ट्रेजरी बिल इशूड एट द डिस्काउंट, और ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, यानी शॉर्ट टर्म वाला इंस्ट्रूमेंट है। डेटेड सिक्योरिटीज फ्लोटिंग होती है, ओके, फिक्स्ड भी होती है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। और कैश मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज एंड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ओके राइट। तो ये तीनों यानी आंसर इज ए हियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वाज, आई थिंक। तो इसीलिए यानी मेरा सिर्फ मीडियम टू टफ कैटेगरी में डालने का बस पर्पस इतना ही है कि बहुत बच्चे ये फाइनेंशियल मार्केट को स्किप कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द चॉइस एनी मोर यू हैव, बिकॉज इफ यू सी पास्ट प्रीवियसली 3-4 सालों से ये मनी मार्केट और इस मार्केट के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ओके। सो देयरफॉर यू मस्ट नो दिस थिंग, ओके। देन which best explain why bond prices fall when the market rate increases? This is completely tough to handle because it is a principle. बस इतना ही याद रखो आप कि जब आपका बॉन्ड मार्केट यानी इंटरेस्ट रेट आपके इकोनॉमी में बढ़ते हैं तो बॉन्ड के यील्ड कम हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस इतना याद रखो, ओके। इससे आपका काम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द इकोनॉमी, राइट। तो you get this, okay। तो if I were at your position I would have skipped this question because ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये स्किप की कैटेगरी में जा रहा था ये क्वेश्चन मेरा, ओके। आंसर तो आपको पता ही है क्या है उसका, you have the answer keys as well, okay। Then which of the following can aid to the government objective of inclusive growth? तो अगेन inclusive growth very easy question। तो ये जो दिया है ये सारी चीजें, एजुकेशन हो गया, MSME इंडस्ट्री हो गया, SHGs हो गया, ये सारा इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है, ओके। सो आई विल गो विद द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन साइमल्टेनियसली रिड्यूस बोथ मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी बेस। अभी मनी सप्लाई, इकोनॉमी में जो सप्लाई होता है दैट इज अ मनी सप्लाई, बट मॉनेटरी बेस क्या होता है? मॉनेटरी बेस इज सप्लाई एट दी व्हाट, कितने लोगों के पास मनी सप्लाई कितना स्प्रेड हुआ है, दैट वी कॉल इट एज अ मॉनेटरी बेस, ओके। बेसिकली दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, राइट। तो इसीलिए जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों वर्ड दिए हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ट्रांसफर टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक टू RBI, ओके। तो सिचुएशन विल साइमल्टेनियसली रिड्यूस, तो दोनों रिड्यूस कब होंगे? जब लोगों के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आएगा, तो मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस कम हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आ रहा था तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी, बट स्टिल ये वहां पे उस 2 घंटे में समझना डिफिकल्ट है, इसीलिए आई केप्ट इट इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। देन CDR और RDR के बारे में पूछा है आपसे, और एक इक्वेशन अभी 2025 में लेटेस्ट UPSC ने आपको ये ऐसे कुछ इक्वेशंस या फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस पूछे थे, एंड दैट थिंग वी हैव टू डिस्कस, इसीलिए ये क्वेश्चन का फॉर्म किया था। तो मनी सप्लाई इज या फिर मनी मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला मैंने दिया है 1 + CDR डिवाइडेड बाय CDR + RDR, ओके। तो ये फॉर्मूला अगर आप करोगे कैलकुलेशन जो यहाँ पे दिया है, तो वी दिस पर्टिकुलर कम्स हियर, ओके, फिगर कम्स हियर, ओके राइट। ये फॉर्मूला समझ लो बस। CDR RDR आपको पता होना चाहिए क्या होता है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सी, अगर आप लोगों ने डिस्कशन अभी तक नहीं किया है एंड इफ यू वांट
my PPTs which includes all these components, so you can ask me. Okay, my number is there. Okay, I'll just write my number also here. Okay, 9552258474. I'll give my PPTs, I'll share my PPTs so that of economy obviously, so you won't have to go anywhere else for that. Okay, then 21 डिमोनेटाइजेशन कॉजेस के बारे में यहाँ पे पूछा है आपको. ओके, तो ऑब्वियसली बिकॉज कन्वर्टिबिलिटी बिटवीन ये एक्सट्रीमली टफ टू कैलकुलेट है, ये सॉल्व करना है, तो आई जस्ट कंप्लीटली लीव दिस क्वेश्चन. ओके, आई वोंट बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चन एज सच. ठीक है, आप भी इसको छोड़ दो, इसको डील मत करो. ठीक है, देन क्योंकि सी आप कहोगे कि सर ये डिस्कशन करना जरूरी होगा, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी डिस्कस मत करो. व्हाई? बिकॉज नो, यू वोंट बी हैविंग सच टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज अननेसेसरी टू वेस्ट आवर एनर्जी फॉर सॉल्विंग दिस. ओके, ये अगेन मीडियम कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, सी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. इफ बोथ आर करेक्ट देन यू कैन गो विद द ए. ओके, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एड्रेस, है ना, कि दोनों सिमिलर है सर, तो रीजन हो सकता है या नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मार्क ए. अगर दो एक्सट्रीमली डिफरेंट है तो मार्क बी, अगर करेक्ट है तो. ये सुनो, राइट? हाँ, देन यहाँ पे अगेन 23 इज टफ टू हैंडल. आई वुड से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारे स्टेटमेंट सही लगेंगे, तो इसीलिए आई हैव केप्ट इट इनटू टफ टू हैंडल. अगेन यू कैन लीव दिस क्वेश्चन. ओके, तो आप जस्ट कैलकुलेट कि लीव में कितने जा रहे हैं हमारे. ओके, और मैं आपके साथ ये सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, देन अगेन 24, तो ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव साइमल्टेनियसली डिमांड. तो अभी ये नहीं पता है सर हमें लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है. ओके, व्हेन अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अप्रोचेस जीरो डेप्थ. तो ये ऐसे कुछ सवाल दिए थे जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट पूछी गई है, which is again completely unnecessary to handle. तो अगर again we will skip this question if we want to answer this statement, answer this question we can skip. अगर लेकिन आपको लग रहा है तो you can mark A. Okay, बहुत बार ये भी याद रखिए कि when you have too much conceptual discussion in the single statement of the question, okay, 2 3 4 कंसेप्ट एक ही स्टेटमेंट में अगर आ रही है, तो आपको ये याद रखना है कि यू कैन मार्क ऑल ऑफ द अबव हियर. ओके, और यू कैन मार्क दैट स्टेटमेंट करेक्ट. ओके, यू टेस्ट दीज एमसीक्यू टेक्निक्स इन द एक्चुअल पेपर ऑल्सो. पीवाईक्यूज पे ये एमसीक्यू टेक्निक्स अप्लाई करके देखिए और आपको वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल गवर्नेंस कंसर्न. हाँ, पीजे नाइक कमिटी 2040 में एस्टेब्लिश हुई थी बैंक गवर्नेंस के लिए. ओके, सो दिस इज वेरी इजी वाला क्वेश्चन. या क्योंकि यहाँ पे ही दिया है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, तो बैंक के गवर्नेंस के बारे में, तो ओनरशिप एंड प्रोफेशनल बोर्ड ऑटोनॉमी इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर आपको पीजे नाइक समझ नहीं भी पता थी तो यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. बिकॉज व्हाई? बैंक के गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, वो हम लोग गेस कर सकते थे. ओके, राइट? देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक, अगेन दिस इज आई वुड से कि ये भी इनडायरेक्टली हमें आ रहा था कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली रेस्ट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट. वेरी सिंपल, but still I have kept it into medium category. Then idea of allowing large cooperative houses to own bank consider systematic risk. Again it was easy. If you can see कि बैंक को रिस्क क्या है, systematic risk बैंक को कौन सी है, so this is the systematic risk bank have. Okay, simple. Then again assertion reasoning. Okay, see यहाँ पे A और B बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के बारे में पूछा है, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू ओवरकम द कमर्शियल विजडम ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर. नहीं, ये नहीं होता है. सो S इज इनकरेक्ट. तो S अगर इनकरेक्ट, ये एक इनकरेक्ट मिल गया तो यू गेट द डायरेक्ट आंसर हियर. बट स्टिल आई विल पुट इट इनटू टफ टू हैंडल कैटेगरी. ठीक है, देन फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में डिफरेंशिएशन आपसे पूछा है. अगेन वेरी इजी, इफ यू रीड द सेंटेंस यू विल गेट द फाइनेंस बिल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है. फाइनेंस बिल फॉर द व्हाट, रेवेन्यू कलेक्शन, एंड एप्रोप्रिएशन इज फॉर द एक्सपेंडिचर. ओके, राइट? तो यही दिया है ए स्टेटमेंट में, इसीलिए ए इज द आंसर हियर. If you have any certain queries while solving this particular question paper, please
गिव मी द मैसेज और प्लीज आस्क मी द मैसेज कि सर ये क्वेश्चन कैसे डील करना होगा या फिर इस पे क्या लॉजिक बिल्ड हो सकता था, आई एल डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर यूर क्वेरीज। ओके गाइस, ठीक है। देन सी यहाँ पे दिया है, सी क्या दिया है आपको, विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड रिक्वायर पार्लियामेंट्री। ओके ठीक है, ये इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेशन इज परमानेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं होता है। ओके तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और सेकंड रॉन्ग तो दो गलत होते हैं, और थर्ड अगर पढ़ोगे तो दैट इज सही आंसर। सो आंसर इज सी हियर। ठीक है, इजी कैटेगरी वाला था। देन 31 असर्शन रीजनिंग के बारे में दिया है। अगेन बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, तो आई विल गो विद द ए because I don't know कि what is the differentiation between that, so I'll go with this A। ठीक है, then बजटरी प्रोसीजर के बारे में पूछा है आपसे, सॉरी they have asked us about budgetary procedure। तो राज्यसभा has the power to vote on demand of union, no obviously राज्यसभा के पास, ये थोड़ा पॉलिटी वाला क्वेश्चन है तो, लेकिन राज्यसभा के पास वोट ऑन डिमांड की पावर नहीं होती है। ओके सो दिस इज इनकरेक्ट, और अगर एक इनकरेक्ट हो गया तो यू विल डायरेक्ट हैव द आंसर हियर। ठीक है, देन 33 गवर्नमेंट डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट के बारे में बोला है। रिडक्शन इन प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट बोरोइंग्स, जो इंटरेस्ट पेड जो होता है तो फिस्कल डिफिसिट प्राइमरी डिफिसिट होता है। नेसेसरीली मींस द रिडक्शन इन टोटल पब्लिक डेट, टोटल पब्लिक डेट में रिडक्शन नहीं होगा, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो उसमें कितना रिडक्शन है वो समझ में आएगा। सो इसीलिए नेसेसरीली अगेन हाईलाइटेड द कीवर्ड हियर विच इज द एक्सट्रीम एंड वाला कीवर्ड, और दिस इज रॉन्ग एंड इफ दिस इज रॉन्ग अदर टू आर राइट हियर। ठीक है, राइट, तो फिर भी आई विल कीप इट इनटू मीडियम कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरीज देखते जाइए, कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फिस्कल डिफिसिट के बारे में दिए हैं स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट हियर। फिस्कल डिफिसिट के बारे में इसमें कोई डाउट भी नहीं है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स है। ओके बस मैंने इसको मीडियम कैटेगरी में रखने का रीजन यही है कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट इनटू दिस कैटेगरी। ठीक है, देन 35 पब्लिक डेट सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया के बारे में पूछा है। तो सी यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, हायर पब्लिक डेट हैज कंसिस्टेंटली बीन द कॉज ऑफ हायर जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया। अगर पब्लिक डेट ज्यादा है तो जीडीपी हायर थोड़ी ना होगा, जीडीपी उल्टा कम होगा ना। सो ये बेसिक था, तो इसीलिए सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड अगेन इफ सेकंड इज इनकरेक्ट यू गेट द आंसर हियर। फॉर्मेट सी हम लोगों ने इस टेस्ट में क्या किया है, वी हैव केप्ट द क्वेश्चन डेलिबरेटली लेंदियर वन। ओके, लेकिन अगर ऑप्शंस आप देखोगे तो यही एक भी एलिमिनेट कर सकते थे आप, यहाँ पे वही लॉजिक रखने की कोशिश की है कि एक भी अगर आप एलिमिनेट कर सकते थे तो यू डायरेक्टली गेट द आंसर, बट वो एक कौन सा है उसके लिए आपको तीनों रीड करने की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राइट। देन असर्शन रीजनिंग के बारे में, दिस इज वेरी इजी, मॉनेटाइजेशन क्या होता है, ए इज द आंसर हियर। ओके, जीएसटी के बारे में पूछा है यहाँ पे, सी द स्टेटमेंट अगेन, इजी क्वेश्चन। जीएसटी रिकमेंडेशन आर लीगली बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, नो, जीएसटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशन है, ओके 279 ए, नो जीएसटी काउंसिल, तो लीगली बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन। सो इफ थर्ड इज रॉन्ग यू गेट द आंसर, अगेन सेम थिंग हियर। ठीक है, जो रॉन्ग सेंटेंसेस है उसके बारे में थोड़ा सा जाएंगे डिटेल, बाकी के तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, या फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लैंड होल्डिंग एंड एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, सी द स्टेटमेंट, डिक्लाइन इन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज प्राइमरीली ड्यू टू रिडक्शन इन टोटल ऑपरेटेड एरिया रादर देन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ होल्डिंग। अरे ऑब्वियसली नंबर ऑफ होल्डिंग जितने ज्यादा है उतना लैंड होल्डिंग कम होगा ना, लैंड साइज कम हो जाएगी ना। यानी एक ए बंदा है, उसके दो बच्चे, उन दो बच्चों के और दो बच्चे, तो जितने लोग ज्यादा उतना लैंड होल्डिंग कम हो जाएगा, उतना फ्रैगमेंटेशन ज्यादा होगा। सो दिस इज अपोजिट। तो अगेन इफ सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, तो यू रिमेन विद दिस वन। एंड अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो इफ यू रीड द थर्ड वन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑपरेट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल एरिया, दैट इज करेक्ट, यानी लॉजिकली दैट इज करेक्ट। आपको पता ही होना चाहिए 1 हेक्टर 2 हेक्टर से कम है ये जरूरी नहीं है। दिस इज कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट आई थिंक। ओके, देन 39 ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है। तो इफ यू सी, एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया वाज प्राइमरी ड्रिवन बाय एक्सपेंशन ऑफ कैनल, नहीं, कैनल से एक्सपेंशन क्यों होगा, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में कौन सा है, ईस्टर्न इज व्हाट
रिवर्स है आपके पास, ओके। तो रिवर्स चैनल से ये डिस्कशन होगा, इसीलिए ये रॉन्ग है, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। सो इफ दिस इज रॉन्ग, अदर टू आर राइट, ठीक है। एमएसपी के बारे में क्वेश्चन दिया है कि एमएसपी हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग एंड कैन बी लीगली एनफोर्स्ड बाय फार्मर। लीगली एंड स्टैट्यूटरी, हाफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। एमएसपी हैज द स्टैट्यूटरी backing but it is not legally enforceable, ओके, बाय द फार्मर तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इसीलिए ये गलत है, बाकी के स्टेटमेंट सही है, ओके। क्या करते हैं हम लोग, जो स्टेटमेंट गलत है वो गलत होने के बाद पहले हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो इफ फर्स्ट इज रॉन्ग तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, एंड वी रिमेन विद दिस ऑप्शन। तो इसीलिए आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी इफिशियंसी बढ़ती है एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगला क्वेश्चन डील करने के लिए। एपीएमसी ऑन ई नाम। See, E-NAM completely eliminates the role of a physical mandis in agricultural market. कैसे होगा? E-NAM completely eliminate कर ही नहीं सकता physical mandis को, okay? Why? Because it is just showing you the prices कि कौन सी physical मंडी में कितनी prices है, so that I will take a better decision to sell my agricultural produce. Yes or no? तो और completely eliminates, तो ये तो extreme ही है ना यार, तो ये cancel, if second is cancelling out तो ये cancel हो रहा है। और यहाँ पे लैक ऑफ मंडी इंटीग्रेशन एंड मल्टीपल लाइसेंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू मार्केट। ये तो अगेन कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, अगर ये यूपीएससी करने वाले जो नहीं कर रहा है उससे भी बताया तो भी ये कहेगा कि दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, जेनेरिक स्टेटमेंट है, राइट। तो इसीलिए वी हैव अ आंसर एज अ ए हियर, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल बेस्ड क्लस्टर्स क्या होते हैं? सी, आई हैव केप्ट इट इनटू मीडियम कैटेगरी बिकॉज ये पढ़ते ही बच्चों को लगेगा कि सर ये तो नहीं पता है हमें कि क्या है एग्रीकल्चर, बट थोड़ा इमेजिन करना है कि एग्रीकल्चर बेस्ड क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे एक साथ कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जा रही है, ओके, पैचेस में, तो उसे हम एग्रीकल्चरल क्लस्टर कहेंगे। तो एग्रीकल्चरल क्लस्टर प्राइमरीली बेनिफिट लार्ज बिजनेस पर्सन्स फर्म्स एंड हैव लिमिटेड रिलेवेंस फॉर। तो अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए लिमिटेड रिलेवेंस है, अगेन कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट, तो ये क्यों कर रहे हैं डेवलप गवर्नमेंट? स्मॉल मार्जिनल वाले को बेनिफिट होना चाहिए ना। तो दिस इज रॉन्ग एंड इफ दिस इज रॉन्ग तो दो तो गए। तो यहाँ पे ये कि प्रमोशन ऑफ को कॉम्पिटिशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ एग्रीकल्चर, करेक्ट, ओके। तो ये दो सही होंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। Now regarding AIF, Agriculture Infrastructure Fund. Now again I have found out the extreme end वाला keyword here. The scheme is applicable only to farmer producer organization. तो अगर सिर्फ farmer producing organization पे ही अप्लाई होगी तो फिर उसका अगेन ग्रासरूट लेवल तक इम्पैक्ट कैसे होगा? तो दिस इज रॉन्ग एंड इफ दिस इज रॉन्ग देन अगेन 2 लॉस, वी गेट द आंसर। और जहां पे 1 और 2 का डिस्कशन है, आप देखोगे तो 1 एक में स्टेटमेंट में है, एक आंसर में है ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में 1 एंड 2 है। तो अगर आप देखोगे तो उसमें ये समझ में आ रहा है हमें कि मैक्सिमम टाइम 1 और 2 हो रहा है। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस इज राइट। तो ये भी लॉजिक यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे ये तीनों पेयर मैच हो रही है और दिस इज अगेन वेरी इजी वाला डिस्कशन। अगर आप अगेन कॉमन सेंसिकल अप्रोच से डिस्कस करोगे तो अगर आपको ऐसा सेंस हो कि सर एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी तो हमें पता ही नहीं है, हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो बस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करना है, इतना तो समझ में आता है। स्टेबल ट्रेड पॉलिसी एश्योर, तो यस, ट्रेड पॉलिसी अगर स्टेबल होगी तो एग्री एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा होगा। इंटीग्रेशनल विद ग्लोबल वैल्यू चेन, तो भी एग्री एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। तो अगेन कॉमन सेंसिकल नॉलेज है ना यार, इसमें 2018 का पॉलिसी पता होना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी तरीके से ये सॉल्व हो सकता था एंड ऑल 3 आर दी आंसर्स हियर, ठीक है। Then we have consider the following statement comparing India and Chinese agriculture. Okay, अभी देखिए ये थोड़ा सा मीडियम टू टफ है क्योंकि डिस्टिंग्विश क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता था। India's fertilizer consumption per hectare is higher than that of China. तो बहुत बच्चे इसे सही मार्क कर देते कि चाइना का पर हेक्टर कंजम्पशन ज्यादा है फर्टिलाइजर्स का इंडिया से, ओके। और कुछ बच्चे अगर ये सोचते कि सर चाइना तो हर चीज में आगे है तो ये तो सही हो, ये तो गलत हो गया, तो आपका लॉजिक सही हो जाता फिर एंड यू डायरेक्टली गेट द आंसर। बट स्टिल आई हैव केप्ट फ्रॉम मीडियम टू टफ कैटेगरी, ओके। यानी ये लीव नहीं करना है, अटेम्प्ट करने की कोशिश तो हमें करनी ही है। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोर्सेस एंड टेक्निक ऑफ इरिगेशन। अभी ट्यूबवेल जो है, जो शैलो डेप्थ के एरियाज है वहां ट्यूबवेल कैसे काम करेगी? ट्यूबवेल तो ज्यादा नीचे जाती है ना, शैलो डेप्थ में एक तो कैनल होंगे या फिर टैंक होंगे। सो दिस इज
इनकरेक्ट. सो ए अगर इनकरेक्ट है तो अगेन यू गेट द आंसर हियर. Okay, I hope you understand what I'm trying to tell you here, right? Okay. Then regarding cropping pattern, cropping pattern के बारे में दिया है आपको डिस्कशन कि सीडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग. रिले क्रॉपिंग क्या होती है? तो रिले क्रॉपिंग ये होता है कि मल्टीपल क्रॉप टुगेदर होता है. ऐसे नहीं है कि सीडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग, यानी पिछला क्रॉप पहले हार्वेस्ट करो, नहीं, पिछला क्रॉप वहां पे है. रिले यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फॉरवर्ड किया जाता है. तो एक ऑलरेडी है तो उसके बाद तुरंत ही हम लोग दूसरा लगाएंगे उसको हार्वेस्ट ना करते हुए. तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग, एंड इफ दिस इज रॉन्ग यू गेट द आंसर हियर. ठीक है, तो ऐसे इजी वाले ही क्वेश्चन से अभी ज्यादा तरीके से 50 के आगे. अगेन ऑल 3 आर करेक्ट. अगेन इफ यू अप्लाई द लॉजिकल सेंस तो ऑल 3 आर करेक्ट, है ना. देन जीएम क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. तो अगेन दिस इज, आई वुड पुट दिस इनटू द टफ वाला कैटेगरी. यू कैन, इफ यू वांट यू कैन लीव दिस थिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछी हैं जो हमें नहीं पता है ना. ये और ये रॉन्ग हो रहा है. प्रोडक्ट सर्टिफाइड अंडर पीजीएस इंडिया कैन एक्सपोर्टेड आफ्टर एडिशनल अप्रूवल फ्रॉम अपेडा. ये नहीं पता होगा हमें. ओके, तो माय सजेशन वुड बी यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए हियर. ठीक है. देन जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कशन है. तो प्रमोट्स नैनो क्रॉपिंग टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी अंडर लो इनपुट कंडीशन. नैनो क्रॉपिंग प्रमोट करेगा क्या? तो ये नैनो क्रॉपिंग नहीं प्रमोट करता है, रादर ये मल्टीपल क्रॉपिंग प्रमोट करता है. ओके, सो मैक्सिमाइज प्रोडक्ट अंडर लो इनपुट कंडीशन ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज रॉन्ग, एंड इफ दिस इज रॉन्ग यू गेट द आंसर हियर अगेन. ठीक है. ओके, देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मेंस में 2-3 बार पूछा गया है आपसे यूपीएससी में. तो बेसिकली इज अ पर्टिकुलर सुटेबल फॉर लार्ज मैकेनाइज्ड फार्म ड्यू टू इकोनॉमिक स्केल. तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में लार्ज के लिए नहीं होता है, उल्टा इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या होता है, फार्म्स प्लस अलाइड सेक्टर, जिसके पास कम लार्ज लैंड पार्सल है उसके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है. सो दिस बिकम्स रॉन्ग एंड यू गेट द आंसर हियर 1 and 3. ओके, देन हियर अगेन एग्रोइकोलॉजी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. अगेन लॉजिकल डिडक्शन करके ये समझ में आ सकता था. ओके, राइट, एंड ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट. सी यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये रखिए कि अगर ये और ये आपको समझ में आ रहा है तो कंसिडर दिस, चांसेस इसके करेक्ट होने के ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, ये नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है 2025 प्रीलिम्स में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मार्ट फार्मिंग एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर. तो प्रिसीजन फार्मिंग इज टू अप्लाई इनपुट यूनिफॉर्मली. तो इसके अगेन डिक्शनरी मीनिंग से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि प्रिसीजन फार्मिंग यानी स्पेसिफिक प्लेस पे प्रिसाइजली अप्लाई करना है. यूनिफॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे? रॉन्ग है ये सर. तो अगर फर्स्ट ही रॉन्ग है तो डायरेक्टली यू गेट द आंसर हियर. सी, अगर यही मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो ये क्वेश्चंस आपको डील करना आसान हो सकता था. ओके, यही मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड सिमिलर फॉर्मेट में ये सारे आगे के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे. इसीलिए आई डोंट थिंक कि हमें डिटेल सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की जरूरत है. जहां जहां डिस्कशन करना जरूरी होगा मैं आपको ये डिस्कशन करके दिखाता हूँ. ओके, तो आइडिया तो आपको आ ही गया होगा. सी, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में. ठीक है, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन से मार्केट में डील होती है, निगोशिएटेड, ये नहीं पता है. तो फंक्शंस एज अ प्राइमरी मार्केट. तो अगर जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती होगी तो वो कौन से मार्केट में होगी, सेकेंडरी मार्केट में होगी. ओके, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है. अगर ये इनकरेक्ट है तो यू गेट द फर्स्ट वन. ओके, फिर भी आई पुट इट इनटू द टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन एंड यू कैन लीव दिस क्वेश्चन इफ यू वांट. ठीक है, तो अभी जो थोड़े डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. जो इजियर वन है वो डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन का फॉर्मेट हमारा वही होता है. बेसिकली मेरा ये होता है कि आई आस्क टू द स्टूडेंट कि फ्रॉम फर्स्ट 1 to फर्स्ट 5 में आपको कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, विल डील दैट क्वेश्चन ओनली. ओके, यहाँ पे ऑनलाइन है या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो आई हैव टू गो 1 by 1. बट अगर 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते बैठेंगे तो दिस वीडियो विल बी ऑफ लाइक 3, 4, 5 आवर्स. ओके, तो इतना हमें नहीं जाना है. तो जहाँ पे मुझे लगता है कि आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो वो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूंगा और वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैंने हाईलाइट तो करके ही दिया है आपको. सो इफ यू वांट दिस पीडीएफ आल्सो,
So I'll share with you. You have my number. You just connect with me. I'll share this PDF also. Okay. तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं अगेन मनी मार्केट के. इसमें जो कैश मैनेजमेंट बिल है एक्सीडिंग 91 डेज नो लेस देन 91 डेज होना चाहिए. तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग. और अगर एक रॉन्ग है तो बाकी के करेक्ट है. 4 यानी सेकंड रॉन्ग हो रहा है तो सेकंड यू गेट द आंसर हियर अगेन. एक ही एलिमिनेट करने से आपको आंसर मिल रहा है. ठीक है. नाउ दिस 56 आई वुड से कि दिस इज एम्बिगुअस क्वेश्चन. कितना भी आप पढ़ लो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. इसीलिए माय सजेशन वुड बी यू डायरेक्टली स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये फ्रेमिंग में थोड़ा गड़बड़ है. अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेम करने में क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है. सो यू जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन. ओके राइट. ये जो होता है ना हैश, अभी तो यूपीएससी भी हैश देने लगी है तो इसमें हैश मिलेगा आपको. ठीक है. 57 फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स अलाउ प्री मैच्योर विड्रॉल ओनली विदाउट एनी पेनल्टी. ऐसे थोड़ी है. अगर एफडी आप रख रहे हो तो और प्री मैच्योरली अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पेनल्टी लगनी है. ओके. तो दिस अगेन लॉजिकल डिडक्शन. ठीक है. तो आंसर रिमेन्स 2 गेट कैंसिल एंड आंसर इज दिस वन. ठीक है. बॉट मॉडल, बॉट एन्युटी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है अगर आपको पता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं मेंस के वक्त. तो ऑब्वियसली अंडर बॉट एन्युटी टोल कलेक्शन राइट रिमेन विद द प्राइवेट पार्टी. नो, इट इज विद द गवर्नमेंट एंड इट इज ऑन द लीज बेसिस. ओके. तो इसीलिए ये रॉन्ग हो रहा है. तो आंसर इज 3. ओके. सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है आपसे कि फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन मेजर पोर्ट ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, मेजर पोर्ट प्लस माइनर पोर्ट. ये फैक्ट है. अगर आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं होती तो एक्सक्लूसिवली ये कीवर्ड है. ये कीवर्ड से आप ये से एलिमिनेट कर सकते थे. और अगर ये एलिमिनेट हो रहा है तो रेस्ट टू आर राइट हियर. ठीक है. सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए बिकॉज दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन. भारतमाला, सागरमाला दोनों. अगेन ऑल 3 आर करेक्ट हियर. जो ऑल ऑफ द अबव है वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे. जहां पे अभी एम्बिग्विटी है या फिर जैसे मैंने कहा ये भी ऑल है तो ये भी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है. सी मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल परमिट्स डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ अंडर फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डबल. अभी एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन है. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ करेंगे, यस करेंगे. अगर वो सामने वाला देश हमें टैरिफ कम कर रहा है तो हम भी टैरिफ कम करेंगे. बट विदाउट एनी WTO स्क्रूटिनी ये नहीं होगा. ओके राइट. इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस विदाउट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और ये रॉन्ग है तो यू गेट द आंसर अगेन. ओके. सी यू हैव टू आइडेंटिफाइड द कीवर्ड्स. जब आप ये तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी अगर आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो तो. ठीक है. अभी यहाँ पे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और सारे कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं. यू गो थ्रू द स्टेटमेंट्स, यू हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड यू गेट द आंसर हियर. अगर आपको ट्रिप्स नहीं भी पता है स्टिल यू कैन गेट द आंसर हियर. ठीक है. सो कीवर्ड का खेल है भैया डेफिनेटली. ठीक है. यहाँ पे इट इज ऑल ऑफ द अबव. सो इजियर वन. सी असर्शन रीजनिंग में द पीस क्लॉज अंडर WTO जो साइन हुआ था बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर allows unlimited continuation of all agriculture. See, unlimited continuation of all agricultural subsidies without. ये तो बहुत ही एक्सट्रीम, ये पूरा सेंटेंस ही एक्सट्रीम है. सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. और अगर ये रॉन्ग है तो आई डायरेक्टली गेट द आंसर हियर. ठीक है. देन 66 में दोनों सही है. बस ये तीसरा देखिए. वोटिंग पावर इन बोथ IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज सोली बेस्ड ऑन इक्वल बेसिस वोट. नो, IMF में आपके वोटिंग पावर कैसे होते हैं तो जितना कोटा आपके पास होगा उतने आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे. बेसिक लॉजिक अगेन. ठीक है. तो कोटा के हिसाब से आपको वोटिंग पावर्स मिलेंगी. ठीक है. तो दैट इज रॉन्ग. तो इसलिए दिस इज द आंसर. देन रिगार्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन तो इसके बारे में क्या होगा. प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर फंडिंग. ये अगेन लॉजिकली इनकरेक्ट है. प्राइवेट सेक्टर ज्यादा फंडिंग कैसे करेगा, उससे वो तो कम करेगा ना इससे. राइट. ओके. सो दिस इज इनकरेक्ट. देन 68 नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. अगेन दिस इज फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन ग्रीनफील्ड. नो, ग्रीनफील्ड प्लस ब्राउनफील्ड दोनों पे फोकस करेगा. दिस इज इनकरेक्ट. परमानेंटली ट्रांसफर टू द प्राइवेट एंटिटी ऐसे कैसे होगा, ये भी नहीं होगा. तो इसीलिए अगेन एक्सट्रीमेंट. ओके. तो इसीलिए दिस इज ओनली करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. बाकी के रॉन्ग है. देन
consider the following statement. PM Gati Shakti. It replaces the sector specific schemes such as Bharatmala. No, it won't replaces. It's accommodated the two schemes and along with that it executes. Okay, तो इसीलिए this is wrong and all other are correct. Okay, then इनिशिएटिव, उनके ऑब्जेक्टिव और की फीचर्स ये तीनों सही है, ठीक है, सागरमाला, भारतमाला और नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के लिए, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आर देयर, ठीक है। देन असर्शन रीजनिंग, यहाँ पे दोनों करेक्ट है असर्शन रीजनिंग में। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, सी नेशनल लॉजिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएम गति शक्ती नाही, नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज द पार्ट, और ऐसे डेलिबरेटली म्हणजे ज्याला मराठीत म्हणू शकतो आपण जबरदस्तीने तयार केलेला ऑप्शन आहे तो पण सुचला पाहिजे तुम्हाला किंवा सापडला पाहिजे, आयडेंटिफाय झाला पाहिजे आणि त्याच्यामुळे जमलं पाहिजे हे, ठीक आहे। देन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे कि इंटरनेशनल बैलेंस शीट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्विवेलेंट टू, तो इंटरनेशनल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ मतलब है ही नहीं स्टेटमेंट, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। करंट अकाउंट के बारे में पूछा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड इन, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, सर्विसेज वाला ट्रेड थोड़ी होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट एंड इफ दिस इज इनकरेक्ट यू गेट द आंसर हियर, ओके। देन दिस इज 75 में ऑल आर करेक्ट, ओके। बस ये फिफ्थ स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस इन बोथ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक सेंस, तो बेसिकली हाँ ये थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस इन अकाउंटिंग सेंस बट नॉट इन द इकोनॉमिक सेंस, ओके। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करते हैं हम लोग, करंट अकाउंट में कितना बोरो करेंगे, जितना सॉरी कैपिटल अकाउंट में कितना बोरो करेंगे, जितना करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा उतना बोरो करेंगे, राइट, ये हम लोगों ने रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, तो इट इज बैलेंस इन द अकाउंटिंग सेंस बट नॉट इन द इकोनॉमिक सेंस, ओके। लेकिन इतना डीप जाएगा यूपीएससी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, ठीक है, तो बस इसके लिए ये इनकरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके। ये याद रखिए, बाकी के करेक्ट है स्टेटमेंट। एक्सचेंज रेट दोनों करेक्ट है, सिंपल है। अगेन 77 फ्लोटिंग आर ऑलवेज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेंट्रल बैंक, नो, फ्लोटिंग कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन एक्सट्रीमेंट का है इसीलिए, ठीक है। अगेन सी पीपीपी थ्योरी फुल्ली अकाउंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नॉन ट्रेडेड सर्विसेज, ओके। पब्लिक प्राइवेट इज नॉट फुल्ली अकाउंटेबल, बेसिकली यहाँ पे फुल्ली अकाउंटेबल नहीं होता है क्योंकि प्राइवेट अकाउंटेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होगा, इसीलिए फुल्ली अकाउंट है, ओके, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। 79 में इफ यू सी imports represent an injunction into the circular flow of income of the domestic economy, तो बेसिकली फ्लो ऑफ इनकम नहीं है ना, इंपोर्ट में तो पैसे दे रहे हैं हम, आने वाले थोड़ी है पैसे, तो दैट इज नॉट अ फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली, इसीलिए अगेन लॉजिकल सेंस से देखा जाए तो ये गलत है एंड आंसर इज ए हियर, ठीक है। 79 देन 80 बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में ही है, एरर एंड ओमिशन अराइजेस बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री बुक कीपिंग, नहीं ऐसा नहीं है, एरर ओमिशंस किस में आते हैं, क्यों आते हैं, तो अगर ये नहीं पता होगा तो टफ टू हैंडल कैटेगरी यू कैन लीव दिस। एरर एंड ओमिशन क्यों आते हैं, बिकॉज रियल टाइम में बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली ऑनगोइंग, और इसीलिए अकाउंटिंग के प्रॉब्लम से एरर ओमिशंस नहीं आएंगे, ओके, सो ए इज द आंसर हियर। लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आता है सो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। Then here devaluation refers to fall in the value due to market, नहीं, devaluation कौन करता है, deliberately किया जाता है, गवर्नमेंट करता है devaluation, 49, 66, 91 में devaluation किया था, तो this is wrong and we have other options with us, ठीक है। Then PPP purchasing power parity, तो PPP theory is more reliable for short run exchange rate determination, obviously not, परचेसिंग पावर पैरिटी 2-4 हफ्तों में 2-4 महीनों में चेंज नहीं होगी, वो सालों साल तक चलती है, तो इसीलिए दिस इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग, अदर्स आर राइट, ओके। 83 अगेन ऑटोनॉमस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो अगर सी इनकम पे इफेक्ट होगा अगर एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो गए, ओपन इकोनॉमी में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी पे भी इंपैक्ट होगा तो ऑब्वियसली इनकम पे इंपैक्ट होने वाला है, नो इंपैक्ट ऐसे कैसे होगा, ओके। 84 84
ऑल आर करेक्ट, लेकिन ये जो है यहाँ पर, सॉरी ऑल आर करेक्ट नहीं है, 1 2 3 इट डिस्पेंस विद द ऑब्लिगेशन टू पे इमिग्रेशन हेल्थ, तो मैं कहूंगा ये नहीं समझ में आएगा, तो दिस इज कंप्लीटली लीव वाला कैटेगरी, वी वोंट बी डिस्कसिंग, यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एचडीआर के बारे में पूछा है, वेरी सिंपल, आई विल पुट दिस इनटू इजी कैटेगरी। एचडीआर इज करेंसी यूज्ड, एचडीआर इज नॉट अ करेंसी, इट इज अ पेपर गोल्ड वी कैन से, बट इट इज नॉट एट ऑल अ करेंसी एज सच, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज दिस वन। देन पॉवर्टी रिडक्शन एंड ये कौन एस्टेब्लिश किया है, तो आईएमएफ एस्टेब्लिश किया है। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये कंप्लीटली, ठीक है। ये आई डोंट थिंक दिस यू हैव टू डिस्कस इवन, ओके राइट, इन्फ्लेशन है या स्टैगफ्लेशन है, ओके। यहाँ पे भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ओके। फैक्चुअल है, इसका ये आंसर है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, बट यू कैन लीव दिस क्वेश्चन इफ यू गेट कंफ्यूज, क्योंकि इतना बड़ा डिस्कशन है तो फिर ये बहुत बार ये दिमाग खराब करने का कोशिश करता है, और इसीलिए वी कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, ओके। अगले क्वेश्चन में सारे करेक्ट है। 90, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, एज आई टीच द सोशियोलॉजी ऑल्सो, सो देयरफॉर आई हैव गिवन दिस। ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या है, तो नेचर एंड सोसाइटी अपोजिंग फोर्सेस से इवॉल्व होते हैं, ओके। 91, फिस्कल डेफिसिट मेजर्स कैन बी टेकन, तो इंक्रीजिंग, अगर सब्सिडीज आप बढ़ा रहे हो सोशल वेलफेयर के लिए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उससे डेफिसिट बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है, ओके। सो आंसर इज दिस वन, ओके। देन करेंसी क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस क्या होता है, तो एक हद कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली जब रिड्यूस हो जाएगी तो उसे हम लोग करेंसी क्राइसिस कहेंगे फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में, तो इसीलिए ए इज द आंसर हियर। नार्को एनालिसिस, बेसिकली ये क्वेश्चन इकोनॉमी का नहीं है, बट स्टिल voluntary conducted narco analysis test is fully admissible as the substantiated evidence in the court. No, narco test can be यानी एक क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एविडेंस की तरह उसे काम किया जाता है, बट इट इज नॉट द फुल्ली एक्सेप्टेड एविडेंस एज सच, ओके। तो इसलिए ये गलत है। एंड अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये छोड़ दे सकते थे आप अगर नहीं हो रहा था तो। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। 93, देन लेट्स गो फॉर 94। अगेन QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी अगर नहीं पता है तो यू कुड हैव switched it, but see QCI serve as the implementing agency. See again लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे कि क्वालिटी कंट्रोल की एजेंसी है। क्वालिटी, ये नाम भी आपको अगर पता होगा, क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी, तो क्वालिटी तो किसी ना किसी चीज की क्वालिटी कंट्रोल कर रही होगी, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में या एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं लेगी, वो क्या करेगी, चेक रखेगी या फिर रेगुलेट करेगी या फिर रिव्यू करेगी। तो इस लॉजिक से अगर मैं जा सकता था तो डेफिनेटली मुझे ये समझ में आ रहा था कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, इसीलिए मैं कैंसिल आउट कर सकता था ये स्टेटमेंट, एंड आई कुड हैव गेट द आंसर, ओके। देन NSSO के बारे में डिस्कशन है, अगेन दिस इज अ ओल्डर वन और इज वेरी बेसिक, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ओके। देन 96 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट टू सेक्टर मॉडल, आर्थर लेविस, ओके। ये भी सिंपल है, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्स कंट्री नेसेसरली हैव टू ऑकर इफ कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा तभी ये हो सकता है, और इसीलिए गवर्नमेंट डे बाय डे ईयर बाय ईयर क्या कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, वो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था, आई होप यू कुड, इफ यू कुड रिमेंबर, ठीक है। एंड देन 98 सेकेंड इज अगेन increase in rear indicates an improvement in trade competitiveness, rather this is a opposite thing कि increase in the rear trade competitiveness आपका कम होता है, ओके। सो इसीलिए ये अपोजिट स्टेटमेंट है, ओके। नीर रीर के कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन में, लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है, दिस इज द बेस इफेक्ट कि आप कौन से साल का कैलकुलेशन कर रहे हो, इन्फ्लेशन हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो, आप कौन से साल का बेस ईयर ले रहे हो। इफ यू शिफ्ट द बेस ईयर देन यू शिफ्ट एंड देन योर जीडीपी विल ऑटोमेटिकली राइज, दैट इज अ बेस इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, यानी आप अगर बेस ईयर चेंज कर रहे हो सो दैट विल बिकम योर बेस इफेक्ट, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ट्रेड इज नॉट द फिस्कल पॉलिसी बेसिकली, ओके। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, जो सी
जो इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में डिस्कशन होगा, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी। यानी रेवेन्यू गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है या फिर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना कर रही है, इसका जो कैलकुलेशन होगा, दैट कैलकुलेशन इज योर कम्स अंडर योर फिस्कल पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसीज इज अ इनडायरेक्ट कंपोनेंट। बहुत सारे बच्चे इस पे डिबेट करेंगे, बट ट्रेड पॉलिसी इज अ इनडायरेक्ट कंपोनेंट। यानी आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आप करेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। ओके, और फिर आपका उसका इम्पैक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्पैक्ट आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पे होगा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का इम्पैक्ट आपका करंट अकाउंट पे होगा, डिफिसिट पे होगा। ओके, सो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, इसीलिए टैक्सेशन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वी कैन से। ओके, तो आई होप यू गेट द आइडिया, है ना। आइडिया इज नॉट टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, बट आइडिया इज टू व्हाट, idea is to give you the methodology कि how you can solve the MCQ, how you can deal the MCQ. okay, right? तो I hope you get the idea. तो आपके लिए एक टास्क मैं यहाँ पे देता हूँ, what task you have to do। जो आपने ये 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको बस सिंपल इतना ही करना है कि among these 100 questions for every piece of paper, जब कोई भी आप पेपर दे रहे हो तो ये करने की कोशिश करो, ओके, कि कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं एंड कितने आपने लीव किए हैं। ओके, एंड अमंग द अटेम्प्टेड यू हैव टू मेक द कैटेगरीज ऑल्सो। ओके, कि जो आपको डेफिनेटली करेक्ट है, ओके, यानी हम कहते हैं श्योर है, ओके, जो आपको एम्बिग्यूअस लगते हैं, ओके, या फिर जो आपने लेट से हम लोग कह सकते हैं कि गेस वर्क से काम किए हैं। ओके, राइट। तो ये कैटेगरी करनी नहीं है हमें, और इस कैटेगरी से हमें एनालिसिस करना है। ओके, इट इज नॉट लाइक कि आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। माय सजेशन वुड बी यू प्लीज डोंट एवर ट्राई टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ द टेस्ट, एनी टेस्ट आई वुड से। अगर करने ही है तो फुल लेंथ टेस्ट के करो, सेक्शनल के तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ओके, सो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी नाउ। आई होप यू हैव माय नंबर। ओके, थैंक you so much. Bye bye. Take care. We'll meet in the next discussion.